हेलो स्टूडेंट, आज हम MPSE 006 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स के बीच आपके बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है, इसीलिए मैं एक दो दिन पहले ट्राई करती हूँ कि वीडियो बना के डाल दूँ जितनी जल्दी हो पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, नकारात्मक और सकारात्मक शांति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। तो इसमें हम बताएंगे संघर्ष का अर्थ। संघर्ष जो होता है उसका सामान्य अर्थ होता है जहाँ हिंसा ना हो, संघर्ष ना हो और युद्ध ना हो। लेकिन आधुनिक शांति अध्ययन में शांति को केवल युद्ध की अनुपस्थिति तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, समानता और विकास भी शामिल है। इसी कारण शांति को दो भागों में बांटा गया है, एक नकारात्मक शांति, दूसरी सकारात्मक शांति। नकारात्मक शांति में क्या है, जहाँ पे प्रत्यक्ष हिंसा नहीं होती है ना, प्रत्यक्ष रूप से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मारपीट नहीं होती, कोई युद्ध नहीं होता। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा और सशस्त्र संघर्ष या युद्ध नहीं हो रहा हो, तब वो शांति को क्या बोलेंगे, नकारात्मक शांति। लेकिन वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत होते हैं। कैसे? क्योंकि उनका हो सकता है वहाँ उनका शोषण हो रहा हो, उनके साथ अन्याय हो रहा हो, किसी प्रकार का भेदभाव, छुआछात चल रही हो। विशेषताओं की बात करें, केवल हिंसा और युद्ध न होने पर केंद्रित। इसमें समाज में संरचनात्मक हिंसा, असमानता और अन्याय का ध्यान नहीं रखा जाता। यह शांति अस्थायी हो सकती है क्योंकि संघर्ष के मूल कारण बने ही रहते हैं। अक्सर संघर्ष विराम जैसी स्थितियों को नकारात्मक शांति माना जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की स्थिति। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन इनके बीच अनबन हमेशा बनी रहती है। इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम, युद्ध तो रुक गया, लेकिन आपको भी पता है इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं, और ज़रूरी नहीं है फिलिस्तीन पे भी ना करे, है ना, सीज फायर तोड़ते हैं। किसी क्षेत्र में पुलिस तैनाती से दंगे रोकना, लेकिन असंतोष के कारण बने रहना। क्या है, मान लो कोई किसी चीज़ को लेके दंगे हो रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको रोक दिया, लेकिन वो दंगे क्यों हुए, वो कारण तो विद्यमान है ना, दोबारा भी तो हो सकते हैं। और बात करें सकारात्मक शांति की, तो सकारात्मक शांति का अर्थ है केवल प्रत्यक्ष हिंसा की अनुपस्थिति। न केवल प्रत्यक्ष हिंसा की अनुपस्थिति, बल्कि समाज में सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, समानता भी होनी चाहिए, और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए, और उनका विकास भी होना चाहिए। इनकी विशेषताओं में बताएंगे कि संरचनात्मक और सांस्कृतिक हिंसा को भी समाप्त करना कहलाएगा सकारात्मक शांति, और साथ में समाज में सभी वर्गों के बीच समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना। केवल युद्ध की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि समाज में सद्भाव और सहयोग की स्थापना करना। ये जो शांति होती है ना, सकारात्मक शांति, ये दीर्घकालिक होती है, यानी कि लंबे समय तक चलती है और स्थायी होती है। उदाहरण के लिए जो नॉर्वे और स्वीडन में उच्च सामाजिक समानता और न्याय की व्यवस्था बनाई गई थी, गरीबी, बेरोजगार, जातीय भेदभाव को समाप्त कर शांति स्थापित करना, और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का अंत और समाज में समानता की स्थापना करना। जोहान गॉल्टुंग का योगदान। नॉर्वे के विद्वान जोहान गॉल्टिंग के नकारात्मक और सकारात्मक शांति की संकल्पना दी है उन्होंने कहा कि शांति केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि न्याय की उपस्थिति और मानव गरिमा की रक्षा भी है। उन्होंने प्रत्यक्ष शांति, संरचनात्मक हिंसा और सांस्कृतिक हिंसा की अवधारणा दी, जिसका अंत कर सकारात्मक शांति लाई जा सके। सारांश में लिखेंगे, देखो जो पहलू नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति दोनों के बीच अंतर भी हो जाएगा। अर्थ, नकारात्मक शांति सिर्फ युद्ध और हिंसा की अनुपस्थिति। सकारात्मक शांति में समग्र चीजें आती हैं, युद्ध हिंसा तो आता ही है, साथ में न्याय और समानता पर आधारित है। दृष्टिकोण नकारात्मक शांति का संकीर्ण है और सकारात्मक शांति का व्यापक है। अवधि, जो नकारात्मक शांति होती है वो अस्थायी होती है, और सकारात्मक शांति दीर्घकालिक यानी स्थायी होती है। और ध्यान प्रत्यक्ष हिंसा पर नकारात्मक शांति में, और संरचनात्मक व सांस्कृतिक हिंसा पर सकारात्मक शांति में। उदाहरण के लिए
युद्ध विराम नकारात्मक शांति में, सामाजिक न्याय की स्थापना सकारात्मक शांति में। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि शांति की वास्तविक स्थापना के लिए नकारात्मक शांति के साथ साथ सकारात्मक शांति में भी बढ़ना जरूरी है। जब तक समाज में असमानता, भेदभाव, गरीबी, अन्याय आदि समाप्त नहीं होते, तब तक शांति अधूरी रहती है। इसलिए सकारात्मक शांति समाज के समग्र विकास, सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है संघर्ष की रोकथाम और समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका। एनजीओज की क्या भूमिका है संघर्ष समाधान में? तो शीत युद्ध और वैश्वीकरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में वृद्धि और उनका क्षेत्रीय स्वरूप बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र ने भी क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका को मान्यता दी। क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्र में संघर्ष रोकने और समाधान लाने में तेजी से हस्तक्षेप कर सकते हैं। संघर्ष की रोकथाम में भूमिका की बात करते हैं तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। क्षेत्रीय संगठन स्थानीय स्थितियों को अधिक अच्छे से समझते हैं। जैसे अफ्रीकी संघ ने क्या करा था, कॉन्टिनेंटल अर्लियर वार्निंग सिस्टम विकसित किया था, जिसमें वो पहले ही वार्न कर देते थे। आसियान ने क्षेत्रीय तनाव की निगरानी हेतु तंत्र स्थापित किया था ताकि निगरानी रख सके कहीं पे युद्ध की स्थिति तो या संघर्ष की स्थिति तो नहीं हो रही है। मध्यस्थता और वार्ता को प्रोत्साहन। क्षेत्रीय संगठन संघर्षरत पक्षों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, बातचीत करते हैं उनके संघर्ष को निपटाने के लिए। उदाहरण, ECOWAS ने लाइबेरिया और सिएरा लियोन में मध्यस्थता की। SADC ने जिम्बाब्वे में राजनीतिक संकट को सुलझाने की भूमिका दी। कूटनीतिक दबाव और प्रतिबंध। संघर्ष में शामिल पक्षों पर क्षेत्रीय दबाव डालना। उदाहरण के लिए अफ्रीकी संघ ने बुर्किना फासो में तख्तापलट करने वाले सैनिकों पर प्रतिबंध लगाए थे। शांति सेना की तैनाती। संघर्ष क्षेत्रों में क्षेत्रीय शांति सेना की तैनाती की जाती है। उदाहरण के लिए ECOWAS ने लाइबेरिया में ECOMOG के तहत शांति सेना भेजी। अफ्रीकी संघ ने सोमालिया में AMISOM मिशन तैनात किया। संघर्ष समाधान में भूमिका। शांति स्थापना यानी कि पीस बिल्डिंग। संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करना, युद्ध अपराधों की जांच और पुनर्निर्माण में मदद करना। उदाहरण के लिए अफ्रीकी संघ का सूडान में शांति समझौता कराना। मानवीय सहायता प्रदान करना। विस्थापित लोगों और युद्ध पीड़ितों को भोजन, चिकित्सा और शरण देना। उदाहरण ECOWAS और अफ्रीकी संघ का पश्चिमी अफ्रीका में मानवीय राहत। क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा। गरीबी और असमानता संघर्ष के कारण होते हैं। क्षेत्रीय संगठन विकास परियोजनाएं संचालित कर इन्हें दूर कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में बता सकते हैं कि आसियान का आर्थिक सहयोग संघर्ष के समाधान का आधार बना। लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का संरक्षण। क्षेत्रीय संगठन लोकतांत्रिक शासन को स्थापित कर संघर्ष की पुनरावृत्ति को रोकते हैं ताकि दोबारा संघर्ष ना हो। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो अफ्रीकी संघ AU, सोमालिया में AMISOM मिशन, सूडान और दक्षिण सूडान के बीच संघर्ष में मध्यस्थता। ECOWAS यानी कि पश्चिम अफ्रीका में जो है लाइबेरिया, सिएरा लियोन में संघर्ष समाधान किया और गाम्बिया में यहाँ जम्हे के तख्ता पलट के प्रयास को रोका। आसियान की बात करें तो दक्षिण चीन सागर विवाद में तनाव कम करने के लिए संवाद का एक मंच तैयार किया ताकि सब वहाँ पे वार्ता कर सके इसके बीच। कंबोडिया संकट के समाधान में भी भूमिका निभाई। यूरोपीय संघ की बात करें EU की तो बाल्कन संकट में मध्यस्थता और शांति सेना भेजी। यूक्रेन संकट में शांति वार्ता और प्रतिबंधों के माध्यम से हस्तक्षेप किया। क्षेत्रीय संगठनों की चुनौतियां। वित्तीय और सैन्य
संसाधनों की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और एकता का अभाव था। बड़ी शक्तियों की हस्तक्षेप के कारण जो इनके प्रयास है वो बाधित हो जाते हैं। देखो, एनजीओस क्या है? क्षेत्रीय संगठन है, तो इनको वित्तीय सेना कैसे रखेंगे ना, सैन्य शक्ति और वित्तीय शक्ति की भी कमी होती है, इनको ज़्यादा मतलब डोनेशन वगैरह इतना नहीं मिलता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और एकता का अभाव होता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय संगठन है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति और इनके बीच एकता का अभाव भी होता है। बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण प्रयास बाधित हो जाते हैं। जब किसी केस में बड़ी शक्तियां आ जाती है तो इनको अलग हटा दिया जाता है। वैधानिक ढांचे और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जटिलता। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि क्षेत्रीय संगठन संघर्ष की रोकथाम और समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे स्थानीय स्थितियों को बेहतर समझते हैं। उनका हस्तक्षेप त्वरित और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होता है। वे संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय के प्रयासों को सशक्त करते हैं। हालांकि संसाधनों और राजनीतिक एकता की कमी उनकी क्षमता को सीमित करती है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय के सहयोग से ही वे अधिक प्रभावी हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये क्वेश्चन। अब हम अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो है राज्य को शांति के उपकरण के रूप में चर्चा करनी है। भूमिका। राज्य का जो जन्म है वो ही किससे होता है? समाज में व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए होता है। यह न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के माध्यम से समाज में शांति को बनाए रखने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य शांति स्थापित करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। शांति के अर्थ में राज्य की भूमिका देखें तो शांति का अर्थ केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सकारात्मक शांति, समाज में न्याय, समानता और असुरक्षा भी है। राज्य दोनों में योगदान देता है। नकारात्मक शांति में युद्ध, हिंसा और अराजकता को रोकने में सेना, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से आंतरिक एवं बाह्य शांति को बनाने में। सकारात्मक शांति की बात करें तो गरीबी, भेदभाव और अन्याय को समाप्त कर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करने में और समाज में संवाद, सहभागिता और समान अवसर प्रदान करना भी। शांति स्थापित करने में राज्य के उपकरण देखें तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। जब पुलिस व न्यायिक तंत्र से आंतरिक शांति सुनिश्चित करता है ना, राज्य क्या करता है? पुलिस और न्यायिक तंत्र से आंतरिक शांति को पक्का करता है, अपराध नियंत्रण करता है, विवाद समाधान करता है और हिंसा को रोकता है। बात करें न्याय व्यवस्था की तो लोगों को न्याय दिलाने से असंतोष और हिंसा की भावना कम होती है। संविधान और विधि शासन के द्वारा समानता और अधिकारों की रक्षा करना। आर्थिक और सामाजिक नीतियों की बात करें तो बेरोजगारी, गरीबी और असमानता को कम करने की नीतियों से हिंसा के कारण को खत्म करते हैं। कल्याणकारी योजनाओं से समाज में असंतोष को नियंत्रित करना भी। कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करें तो दूसरे राज्यों के साथ समझौते और सहयोग से युद्ध की संभावनाओं को कम करना और संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में भागीदारी से क्या करना? वैश्विक शांति में योगदान करना। शिक्षा और सामाजिक चेतना। शांति और सहिष्णुता पर आधारित शिक्षा प्रणाली से समाज में सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना। बात करें इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण की तो कभी कभी राज्य की शक्ति का दुरुपयोग हिंसा और दमन का कारण भी बनता है। राज्य की असफलताएं जैसे भ्रष्टाचार, दमनकारी नीतियां भी होती हैं, तो शांति के स्थान पर क्या हो जाता है? संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। भ्रष्टाचार होगा, लोग कहीं ना कहीं ऐसी नीतियाँ जिससे लोगों को दिक्कतें होंगी तो अशांति यानी कि संघर्ष तो पैदा होगा ही। इसलिए राज्य की भूमिका शांति के उपकरण के रूप में भी तभी प्रभावी होती है जब वे लोकतांत्रिक, उत्तरदायी और न्यायपूर्ण हो। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि राज्य शांति बनाए रखने का प्रमुख उपकरण है, जो कानून, न्याय, विकास और कूटनीति के माध्यम से समाज में हिंसा और संघर्ष को समाप्त कर
स्थायी शांति लाने का प्रयास करता है। राज्य की सफलता उनके न्याय और उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। इस प्रकार राज्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली के उपाय, CBM। इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में ऐतिहासिक रूप से संदेह, संघर्ष और युद्ध का वातावरण रहा है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने विश्वास बहाली उपाय को अपनाया ताकि आपसी विश्वास बढ़े और शांति एवं स्थिरता का वातावरण बन सके। CBM का अर्थ की बात करें तो विश्वास बहाली उपाय ऐसे कदम होते हैं जो गलतफहमी, डर और संघर्ष की संभावना को कम कर आपसी संवाद और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख विश्वास बहाली के उपाय। सैन्य क्षेत्र 1991 एक दूसरे के ऊपर हमले से संयम रखने का समझौता। क्या किया था समझौता कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं करेंगे। फिर 1991 समवर्ती क्षेत्रों में हवाई अभ्यास की पूर्व सूचना देने का समझौता। फिर क्या कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है अगर उसमें किसी प्रकार का कोई भी हवाई अभ्यास होगा तो उससे पहले क्या होगा, एक दूसरे को सूचना देंगे। 1991 से 1992 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले से बचने का समझौता। हर साल परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान होगा, बताएंगे एक दूसरे को कहाँ कहाँ है। सीमा फ्लैग मीटिंग्स और हॉटलाइन स्थापित करना। राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्र में 1999 लाहौर घोषणा, जिसमें परमाणु हथियारों के जिम्मेदार इस्तेमाल पर बल दिया गया। संबंध सामान्य बनाने हेतु वार्ताएं, सार्क जैसे मंचों पर संवाद को जारी रखना। मानवतावादी कदम की बात करें तो कैदियों की रिहाई और उनके हालातों में सुधार करना, सीमा पर फंसे मछुआरों को छोड़ना, लोग से संपर्क को बढ़ावा देना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को। व्यापार और परिवहन, बस सेवा शुरू करना, जैसे दिल्ली टू लाहौर, श्रीनगर टू मुजफ्फराबाद, अमृतसर टू ननकाना साहिब। समवर्ती व्यापार मार्ग खोलना, जैसे वाघा सीमा का, है ना। दिल्ली टू लाहौर रेल जाती है ना, श्रीनगर टू देखो दिल्ली इधर, लाहौर उधर, श्रीनगर इधर, मुजफ्फराबाद वहाँ और अमृतसर यहाँ, तो ननकाना साहिब का वहाँ पे। महत्व की बात करें तो तनाव को कम करने में मदद करना, सीमित सहयोग और संवाद की निरंतरता बनी रहती है, युद्ध और संघर्ष की संभावनाओं को कम करना, दोनों देशों के नागरिकों के बीच संवाद और सहानुभूति को बढ़ाता है, परमाणु हथियारों के दुरुपयोग की आशंका को कम करता है। इसकी सीमाओं की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथी ताकतों के कारण कई CBMs टूटते रहे। कारगिल युद्ध, मुंबई हमले 2008 जैसी घटनाओं से विश्वास में बाधा उत्पन्न हो गई। अब विश्वास बहाली नहीं हो पा रही, सीमित पारदर्शिता और निरंतरता की कमी आ गई। कश्मीर मुद्दे पर मतभेद, सैन्य और आतंकवाद के कारण CBMs का प्रभाव सीमित रहा। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली उपाय शांति और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इनकी सफलता पारस्परिक राजनीतिक इच्छा शक्ति और निरंतरता संवाद पर निर्भर करती है। भविष्य में शांति और विकास के लिए इन CBMs को मजबूती और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और भारत पाकिस्तान के बारे में तो अभी भी हाल ही में भी चला है ना, गोली चलवाई थी उन्होंने, तो ये सब चीज़ें हो सकता है आपके एग्ज़ाम में अब भी पूछी जा सकती हैं। मानव स्वभाव अनिवार्य रूप से आक्रामक है,
इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मानव स्वभाव अनिवार्य रूप से आक्रामक है। यह विचार मानव प्रकृति के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो यह मानता है कि मानव में स्वाभाविक रूप से हिंसा और आक्रामकता की प्रवृत्ति होती है। यह विचार राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मनोविज्ञान में चर्चा का विषय रहा है। आक्रामकता का अर्थ क्या है? आक्रामकता का अर्थ है दूसरों को शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति। यह मानव व्यवहार में स्वार्थ, शक्ति, इच्छा और वर्चस्व की चाह के रूप में प्रकट होती है। आक्रामकता के पक्ष में तर्क, जैविक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सिगमंड फ्रॉयड ने के अनुसार मनुष्य में थैनाटोस यानी कि मृत्यु की प्रवृत्ति होती है, जो आक्रामकता को जन्म देती है। और कोनराड लोरेंज ने कहा कि आक्रामकता जीवों के संरक्षण और अस्तित्व की प्रवृत्ति है। मानवीय इतिहास में युद्ध, संघर्ष और हिंसा की घटनाएं इसके प्रमाण हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण, थॉमस हॉब्स ने कहा कि मानव स्वभाव स्वार्थी और आक्रामक है, जिससे सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की तलाश और संघर्ष इसी आक्रामक प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें तो युद्धों, हिंसक संघर्षों और उपनिवेशवाद का इतिहास मानव की आक्रामक प्रवृत्ति को दिखाता है। विरोध और तर्क, मानवीय सहकार्य और करुणा। मानव में सहयोग, करुणा और शांति की प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, आक्रामकता जन्मजात न होकर सामाजिक परिस्थितियों, भय, असुरक्षा, संसाधनों की कमी का परिणाम हो सकती हैं। शिक्षा और नैतिकता के माध्यम से आक्रामकता को नियंत्रित किया जा सकता है। संतुलित मूल्यांकन, मानव में आक्रामकता की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियाँ, सामाजिक संरचना, असमानता और संघर्ष और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा आक्रामकता को बढ़ाती है। मानव में शांति, सह अस्तित्व और करुणा की प्रवृत्ति भी होती है। नीति, शिक्षा और सामाजिक न्याय से आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि मानव स्वभाव से आक्रामकता की प्रवृत्ति पाई जाती है मानव के स्वभाव में, पर इसे क्या करते हैं, अनिवार्य कहना एक पक्षीय है। जरूरी नहीं है सब में ऐसा ही हो। तो मानव में करुणा भी होता है, सहयोग की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वो दोनों भावनाएं भी तो होती है। इसके साथ साथ समाज और न्याय की भूमिका मानव की आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर शांति और सह अस्तित्व की दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण है। आई होप अच्छे से समझ गए हैं आप उस क्वेश्चन को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वंद्व समाधान के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। इंट्रो में लिखेंगे कि द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट समाज में संसाधनों, विचारों, मूल्यों या हितों में टकराव से उत्पन्न होता है। द्वंद्व समाधान का अर्थ है ऐसे उपाय अपनाना जिनसे विवाद, संघर्ष को शांति, संवाद और न्यायपूर्ण तरीके से समाप्त किया जा सके। क्या कर सकते हैं जिनसे विवाद खत्म हो जाए, संघर्ष की जगह शांति स्थापित हो जाए, बातचीत हो और किसी के साथ कोई अन्याय भी ना हो। द्वंद्व समाधान के तरीके हैं, सबसे पहले है बातचीत के द्वारा, ना, नेगोशिएशन। इसमें द्वंद्व में शामिल पक्ष सीधे संवाद कर समाधान निकालते हैं। उदाहरण के लिए मजदूर और मालिक के बीच वेतन विवाद का समाधान वार्ता से। मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन की बात करें तो एक तृतीय पक्ष, कोई तीसरा ही पक्ष क्या करता है, वो मदद करता है समाधान निकालने में। मध्यस्थ निर्णय नहीं सुनाता बल्कि समझौता करने में मदद करता है। उनसे भी बात करता है, उनसे भी कुछ उनके बारे में बोलता है, ये चाहते हैं, कुछ उनके बारे में।
उदाहरण, समुदायों के बीच भूमि विवाद में प्रशासन की मध्यस्थता, समझौता, है ना। समझौते में क्या करते हैं? कॉन्सिलिएशन में, इसमें तृतीय पक्ष दोनों पक्ष को बातचीत की मेज पर लाता है और समाधान के सुझाव देता है। यह मध्यस्थता से अधिक औपचारिक होता है। उदाहरण, श्रम विवादों में श्रम विभागों का सम्मिलित होना। पंचाट या मध्यस्थ न्याय, पक्ष सहमत होते हैं कि तृतीय पक्ष यानी कि पंच या मध्यस्थ का निर्णय मान्य होगा। इसका निर्णय बाध्यकारी होता है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों में पंचाट का प्रयोग करना। न्यायिक समाधान, न्यायालय के माध्यम से विवाद का समाधान करना। इसमें निर्णय कानून और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, भूमि या संपत्ति विवादों का न्यायालय में निवारण करना। वार्ता और कूटनीति, डिप्लोमेसी, देश के बीच विवाद समाधान के लिए कूटनीति वार्ता का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ। शांति स्थापना, पीस कीपिंग, जब विवाद हिंसक हो जाता है तो शांति बनाए रखने के लिए शांति रक्षक बलों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशन, शांति निर्माण, पीस बिल्डिंग। द्वंद्व के मूल कारणों जैसे गरीबी, भेदभाव, असमानता को दूर कर स्थायी शांति स्थापित करना, यह दीर्घकालिक समाधान का एक तरीका है। ऐसा समाधान जो लंबे समय तक बना रहे। सारांश तालिका में लिखेंगे, बातचीत से क्या होगा? पक्षों के बीच प्रत्यक्ष संवाद होगा, फेस टू फेस बातचीत करेंगे। मध्यस्थता, तृतीय पक्ष की मदद से समाधान निकालेंगे। समझौता, तृतीय पक्ष द्वारा संवाद की सुविधा। पंचाट, तृतीय पक्ष का बाध्यकारी निर्णय होगा जो दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। न्यायिक समाधान, न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कूटनीति, देशों के बीच विवाद का समाधान करेंगे नीतियों के तहत। शांति स्थापना, शांति रक्षक बलों का प्रयोग द्वारा। और शांति निर्माण, द्वंद्व के कारणों को समाप्त करके शांति का निर्माण करना। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि द्वंद्व समाधान के विभिन्न तरीकों का उपयोग द्वंद्व की प्रकृति, उसकी तीव्रता और पक्षों की सहमति पर निर्भर करता है। इन तरीकों का उद्देश्य हिंसा को रोकना, शांति स्थापित करना और न्यायपूर्ण समाधान प्राप्त करना होता है ताकि समाज में स्थिरता बनी रहे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समकालीन समय में मानव सुरक्षा की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। इसकी भूमिका में बताएंगे कि पारंपरिक सुरक्षा का अर्थ राज्य की सीमाओं की रक्षा से था, लेकिन मानव सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति के जीवन, गरिमा, स्वतंत्रता और बुनियादी आवश्यकताओं की सुरक्षा से है। UNDP 1994 में मानव सुरक्षा को फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट के रूप में परिभाषित किया गया। मानव सुरक्षा के मुख्य आयाम है आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, समुदाय सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। नाम से ही पता चल रहा है, आर्थिक सुरक्षा यानी कि गरीबी से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य संकट से बचाना, स्वास्थ्य सुरक्षा महामारियों से बचाना, पर्यावरणीय सुरक्षा मतलब पर्यावरण को बचाए रखना, व्यक्तिगत सुरक्षा व्यक्तिगत रूप से भी लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, समुदाय की सुरक्षा किसी जाति विशेष के साथ कोई भेदभाव या उनका शोषण नहीं होना चाहिए, राजनीतिक सुरक्षा यानी कि प्रशासनिक तौर पे भी नीतियां ऐसी ना हो जिससे एक समुदाय की अनदेखी हो जाए। समकालीन समय में मानव सुरक्षा की चुनौतियां, आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, उन सब से बचाना है लोगों को। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक अस्थिरता आ गई है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो गया है। ऋण संकट विशेषकर विकासशील देशों में, इससे बचना चाहिए। खाद्य असुरक्षा की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और कृषि संकट क्या है? खाद्य असुरक्षा है। युद्ध व संघर्ष के कारण खाद्य आपूर्ति में रुकावट आती है, लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल पाता। अफ्रीका व एशिया के कई हिस्सों में भूख व कुपोषण भी देखा गया है।
भूख से लोगों की मौत होते हुए देखी है, कुपोषित लोग देखे हैं। स्वास्थ्य संबंधी असुरक्षा, कोविड-19 जैसी महामारियां, असमान स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषण और स्वच्छ पेयजल की कमी। पर्यावरणीय असुरक्षा की बात करें तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, पर्यावरण असुरक्षा उत्पन्न हो गई है ना। धरती का जो ताप है वो बढ़ गया है, जिससे जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आ गया है। सारा जो हमारा मौसमी चक्र था वो अव्यवस्थित हो गया है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं, बाढ़, सूखा, चक्रवात आने की संभावना और जैव विविधता में भी कमी आ गई है। जो अलग अलग स्पीशीज थी, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज क्या हो गई, खत्म हो गई हैं और प्रदूषण भी बढ़ गया है। व्यक्तिगत और समुदाय सुरक्षा की बात करें तो युद्ध, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा किसके अंदर आती है, व्यक्तिगत सुरक्षा के अंदर। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होती है, जातीय और संप्रदाय संघर्ष। राजनीतिक असुरक्षा की बात करें तो मानवाधिकार हनन, दमनकारी शासन, शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों की स्थिति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध राजनीतिक असुरक्षा में आता है। साइबर और तकनीकी खतरे, साइबर अपराध और डेटा चोरी करना, डिजिटल डिवाइस से अवसरों में असमानता, गलत सूचना और फेक न्यूज़ से सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है ना, अफवाहों से। विशिष्ट समकालीन उदाहरण देखें तो यूक्रेन रूस युद्ध के कारण ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हुआ है। मिडल ईस्ट और अफ्रीका में संघर्ष से शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ। कोविड-19 महामारी से स्वास्थ्य और आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न हुई। भारत में जल संकट और वायु प्रदूषण फैला और जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन में संकट उत्पन्न हुआ। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि मानव सुरक्षा आज बहुआयामी संकटों से जूझ रही है। पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था मानव सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही। इसके लिए वैश्विक सहयोग, सतत विकास, न्यायपूर्ण नीतियां और पर्यावरणीय असुरक्षा पर ध्यान जरूरी है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि समकालीन समय में मानव सुरक्षा की चुनौतियां अत्यधिक जटिल और बहुआयामी है। इनसे निपटने के लिए समाज, राज्य और वैश्विक स्तर पर सहयोग और मानव केंद्रित विकास नीतियां जरूरी हैं, जिससे व्यक्ति को भय और अभाव से मुक्ति मिल सके और मानव गरिमा की रक्षा हो सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संघर्ष प्रबंधन और समाधान में नागरिक समाज पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें इंट्रो में बताएंगे कि जो नागरिक समाज है यानी कि सिविल सोसाइटी का अर्थ है राज्य और परिवार के बीच वह संरचना जिसमें एनजीओज, मीडिया, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, मानवाधिकार समूह, ट्रेड यूनियन आदि आते हैं। ये संघर्ष प्रबंधन और समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर वहाँ जहाँ राज्य असफल हो रहा हो। नागरिक समाज की भूमिका, संघर्ष के मध्य और संवाद स्थापित करना। क्या है, संघर्ष में मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभाना और बातचीत स्थापित करना ताकि संघर्ष समाधान हो सके। नागरिक समाज समुदाय के बीच वार्ता और समझौता कराने में मदद करता है। एग्जाम्पल, भारत में सांप्रदायिक दंगों में शांति समितियों की भूमिका। विश्वास बहाली में योगदान, नागरिक समाज के नेता दोनों पक्षों में भरोसा पैदा कर शांति स्थापना में मदद करते हैं, ग्रास रूट स्तर पर लोगों को जोड़ते हैं। मानवीय सहायता प्रदान करना, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में राहत, भोजन, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। एग्जाम्पल, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रेड क्रॉस, एक्सफाम की भूमिका। मानवाधिकार की रक्षा, संघर्ष में उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना। एग्जाम्पल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य। संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव जैसे कारणों पर काम करना ताकि संघर्ष ना पनपे। शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम भी चलाना। शांति संस्कृति को बढ़ावा देना, सह अस्तित्व, अहिंसा और संवाद पर आधारित शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम है।
सामुदायिक मेलजोल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करें, दक्षिण अफ्रीका, रंगभेद समाप्त करने में चर्चों और एनजीओज की जो भूमिका थी। नेपाल की बात करें तो शांति प्रक्रिया में नागरिक समाज का मध्यस्थ के रूप में योगदान देना। और सहारा की बात करें, सहारा अफ्रीका में शांति निर्माण में नागरिक समाज का योगदान। भारत 2002 गुजरात दंगों में शांति समितियों का कार्य। और श्रीलंका की बात करें तो शांति वार्ता में नागरिक समाज की भूमिका देखी जा सकती है। ये बात करते हैं इनकी सीमाएं क्या हैं। कई बार नागरिक समाज संगठनों की राजनीतिक एजेंडा और पूर्वाग्रह को हो सकते हैं। वित्तीय और संरचनात्मक सीमाएं, कई जगह पर राज्य की ओर से सहयोग की कमी होना चाहिए। बड़े स्तर पर संघर्ष में उनकी क्षमता सीमित रहती है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि नागरिक समाज संघर्ष प्रबंधन और समाधान में सहयोग, संवाद, विश्वास बहाली, मानवाधिकार संरक्षण और शांति संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसकी भूमिका राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से अधिक प्रभावी हो सकती है। इसलिए स्थायी शांति के लिए नागरिक समाज की सक्रिय और सशक्त जिम्मेदारी जरूरी है। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है शांति अध्ययन क्या है, इसकी व्याख्या करें। इसकी भूमिका में लिखेंगे कि शांति अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समकालीन विश्व व्यवस्था से जुड़ा एक नया अनुशासन है जिसका उद्देश्य युद्ध और हिंसा के कारणों को समझना तथा सकारात्मक शांति और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के मार्ग को खोजना है। शांति अध्ययन की परिभाषा। शांति अध्ययन वह शैक्षणिक अनुशासन है जिसमें संघर्ष, युद्ध, हिंसा, उनके कारण और प्रभाव तथा शांति स्थापना के साधनों का अध्ययन किया जाता है। यह नकारात्मक शांति, युद्ध और हिंसा की अनुपस्थिति तथा सकारात्मक शांति, न्याय, समानता और विकास दोनों के लिए कार्य करता है। शांति अध्ययन का विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध और हिंसा से उत्पन्न समस्याओं को रोकने हेतु इसका विकास हुआ। 1959 में जॉन गॉल्टुंग ने ओस्लो शांति अनुसंधान संस्थान स्थापित कर इसे संस्थागत रूप दिया। संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और कई विश्वविद्यालयों में शांति अध्ययन पढ़ाया जाने लगा। शांति अध्ययन के प्रमुख आयाम है युद्ध और संघर्ष का अध्ययन। युद्ध और संघर्ष के कारणों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी कारण हो उनका विश्लेषण करना। संघर्ष प्रबंधन और समाधान, वार्ता, मध्यस्थता, शांति स्थापना के उपायों का अध्ययन करना। मानवाधिकार और न्यायपूर्ण समाज निर्माण पर बल देना। विकास और शांति का संबंध, गरीबी, असमानता और विकास के अभाव को हिंसा का कारण मानकर विकास आधारित शांति की दिशा में कार्य करना। गैर हिंसा का अध्ययन, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग आदि के विचारों पर आधारित शांति स्थापना। शांति अध्ययन के उद्देश्य, संघर्ष और हिंसा को रोकने के तरीकों का विकास करना, न्यायपूर्ण और सतत विकास पर आधारित समाज की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, शांति संस्कृति का प्रसार करना इसमें शामिल है। शांति अध्ययन की महत्व की बात करें तो यह शांति को केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं मानता बल्कि न्याय और विकास के साथ भी जोड़ता है। युद्ध, आतंकवाद, जातीय संघर्ष और पर्यावरणीय संकट जैसी समकालीन समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर शांति को मजबूत करने में भी सहायक है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि शांति अध्ययन एक व्यवहारिक, बहुविषयक और मानव केंद्रित अनुशासन है जिसका उद्देश्य संघर्ष मुक्ति, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना करना है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इसके अध्ययन और अनुसंधान की प्रासंगिकता और आवश्यकता और भी बढ़ गई है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस करके जाना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहे जीके बैंक। थैंक यू।